हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत धारा। इसमें हमने आपको सेलों का संयोजन कराना स्टार्ट किया, जिसमें हमने श्रेणी क्रम संयोजन करा दिया। आज के इस लेक्चर में आप लोग पढ़ने वाले बच्चों सेलों का समांतर क्रम संयोजन। जैसे आप लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है, संधारित्रों का संयोजन पढ़ा है, उसी प्रकार बच्चों सेलों का भी समांतर क्रम संयोजन आपको पढ़ना है। श्रेणी क्रम संयोजन में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हम सेलों को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं कि प्रत्येक सेल को यदि हम क्रम से लगाते हैं तो पहले सेल का ऋणात्मक ध्रुव अगले सेल के धनात्मक ध्रुव से जुड़ा रहता है। ऐसे ही क्रम लगातार होता है। लेकिन ये समांतर क्रम में ना ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारे पास कई सारे सेल हैं तो उनके धन ध्रुव को एक निश्चित बिंदु से कनेक्ट कर देते हैं और जितने भी सेल हैं उनके ऋण ध्रुव को एक निश्चित बिंदु से कनेक्ट कर देते हैं, और ये क्रम जो होता है समांतर क्रम होता है। और श्रेणी क्रम में एक के बाद एक जुड़ा रहता है, मतलब पहले का कनेक्शन दूसरे से, दूसरे कनेक्शन तीसरे से, फिर तीसरे कनेक्शन चौथे से, फिर चौथे कनेक्शन पांचवें से। इस प्रकार से क्रम लगा रहता है। ये श्रेणी क्रम होता है। पहले का कनेक्शन दूसरे से, मतलब पहला दूसरे से जुड़ा होगा, दूसरा तीसरे से जुड़ा होगा, तीसरा चौथे से जुड़ा होगा। इसी प्रकार से n सेलों को हम जोड़ सकते हैं, n प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं। तो ये क्रम जो होता है आपका श्रेणी क्रम होता है। वहीं पे समांतर क्रम की बात आती है तो यदि मान लीजिए प्रतिरोधों का ही समांतर क्रम, तो उनके प्रत्येक प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक निश्चित बिंदु से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे जो सिरे को दूसरे बिंदु से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही जब सेल की बात आती है बच्चों, जैसे हमारे पास ये पहला सेल है, दूसरा सेल है, और ये डॉटेड लाइन का मतलब है कई सारे सेल हैं जो कि इसी क्रम में जुड़े हैं। तो प्रत्येक सेल का जो पहला सिरा है, मतलब धनात्मक सिरा यहां पर देख सकते हो, यानी धनात्मक ध्रुव जो है वो एक निश्चित बिंदु ए से कनेक्ट होता है, और जो दूसरा हमारा ऋणात्मक ध्रुव है वो एक निश्चित बिंदु बी से कनेक्ट होता है। यहां पर ये आपको प्रतिरोध नजर आ रहा होगा, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, और इसे जिस परिपथ में फिर हम इसे कनेक्ट करते हैं उस परिपथ का एक बाह्य प्रतिरोध होगा, जिसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कहते हैं। बच्चों, स्मॉल आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध, और आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है? सेल के अंदर सेल के द्वारा जो अवरोध डाला जाता है बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है और सेल में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक, तब विद्युत अपघट्ट के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में अवरोध डाला जाता है, तो आपका हो जाता है आंतरिक प्रतिरोध। और जब भी हम आंतरिक प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करते हैं उसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर हो जाएगा, यानी जितने भी आंतरिक प्रतिरोध को हम दर्शाने का चिन्ह बनाएंगे बच्चों वो स्मॉल आर रहेगा। तो यहां पर आप सेलों के समांतर क्रम संयोजन में देख रहे होंगे कि n सेल जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं। और समांतर क्रम में कैसे होते हैं बच्चों कि जितने भी सेल होते हैं, ठीक है, जितने भी सेल होते हैं उनको हम उनके धनात्मक ध्रुव को एक निश्चित बिंदु से और ऋण ध्रुव जितने भी हैं उनको हम दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। मतलब जैसे n सेल का मतलब 10 सेल भी हो सकता है, 15 सेल भी हो सकता है, 20 सेल भी हो सकता है, 25 सेल भी हो सकता है, 30 सेल भी हो सकता है। सेलों की संख्या निश्चित नहीं है कितने सेल हो सकते हैं, तो उनको हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। और समांतर क्रम में जोड़ने का तात्पर्य तो आप समझ ही गए होंगे बच्चों कि जैसे हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध के एक सिरे को हम एक निश्चित बिंदु से और दूसरे सिरे जितने भी हैं उनको हम दूसरे मतलब बिंदु से कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे सेल है, सेलों की संख्या n है, और प्रत्येक सेल के धनात्मक ध्रुव को एक निश्चित बिंदु ए से कनेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पर आपको दिख ही रहा हो बच्चों, ये हमारे जितने भी सेल है n सेल है। बीच में जो आपका डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन यही बताता है कि इसमें सेलों की संख्या n है। कितने सेल हैं? n सेल हैं, जिनको हमने समांतर क्रम में जोड़ रखा है। फिर जैसे हमारा बिंदु a और बिंदु b है, इसके साथ हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे हमारा ये समांतर क्रम संयोजन हो गया, इसको हम एक परिपथ के साथ जोड़ देते हैं। अब यहां पर हम आगे थोड़ा सा समझाना चाहते हैं कि ये हमारा जो समांतर क्रम संयोजन कब किया जाता है। जैसे कई सारे सेल को जोड़ते हैं तो बैटरी का निर्माण हो जाता है, तो समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है बच्चों? तो चूंकि हमने बताया कि सेल का भी आंतरिक प्रतिरोध होता है और बाहर जो हमारे पास परिपथ है उसका जो है प्रतिरोध होता है, बाह्य प्रतिरोध होता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है? समांतर क्रम तभी जोड़ेंगे बच्चों जबकि बाह्य प्रतिरोध, मतलब इस परिपथ का जो बाहर का प्रतिरोध होगा। ऐसे में यहां पर थोड़ा सा पूर्ण डायग्राम दिखाता हूं। ये आपका परिपथ है और ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। बाह्य प्रतिरोध जो होता है आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, मतलब
यहां का आर का मान बहुत कम हो और यदि स्मॉल आर का मान ज्यादा हो, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा हो और बाह्य प्रतिरोध का मान कम हो, तब हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तभी अधिकतम धारा मिल पाती है। ध्यान रखिएगा, फिर से आप थोड़ा सा नोट करिएगा बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमने कहा कि हमारे पास ये सेल है बच्चों, क्या है, सेल है। सेल को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। समांतर क्रम में कब जोड़ते हैं? जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाए, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाए और परिपथ का प्रतिरोध कम है, तब हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और इसको श्रेणी क्रम में कब जोड़ते हैं? जब ये सेल है इनका आंतरिक प्रतिरोध कम हो, बहुत कम हो, और बाह्य प्रतिरोध अधिक हो। अपोजिट होता है ना कि भाई कब सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए? जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो, नगण्य हो, बाहर का प्रतिरोध अधिक हो तो श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में कब जोड़ेंगे? जब अंदर का प्रतिरोध नगण्य हो, मतलब ये जो आप उल्टा कह दिया, अंदर का प्रतिरोध ज्यादा हो, मतलब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो और बाहर का प्रतिरोध कम हो, तो हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चीजें क्लियर है? माइंड में फिट रहना चाहिए ना भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से पूछ दिया घुमा के तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि श्रेणी क्रम में सेलों को कब जोड़ा जाता है? जब अंदर का प्रतिरोध मतलब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम हो और परिपथ का प्रतिरोध अधिक हो, तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो, परिपथ का प्रतिरोध कम हो, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चीजें क्लियर? अब इसमें हम यदि आपसे कह दें कि इस परिपथ में टोटल धारा कितना निकलता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है? समांतर क्रम में जुड़े सेलों में बहने वाली धारा के लिए मान ज्ञात कीजिए, या समांतर क्रम में जुड़े सेलों में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह चीज आपको समझना है। तो हम धारा कैसे निकालते हैं बच्चों? तो धारा के लिए एक फार्मूला है जिसे आप लोगों को तैयार रखना चाहिए। वो फार्मूला है ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या बच्चों? ओम का नियम थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा कि भी समानुपाती आई होता है। जब समानुपाती हटता है तो आपका एक नियतांक लग जाता है आर आई। ठीक है, यहां से हम आई बराबर निकाल सकते हैं भी बटा आर, लेकिन सेल की बात है बच्चों, इसलिए यदि हम विद्युत धारा कहेंगे तो विद्युत धारा के लिए आप एक फार्मूला लगाओगे कि सर यहां पर भी विभवांतर है, लेकिन यहां पर आप विद्युत वाहक बल लिखोगे, क्योंकि सेल की बात आ जाती है। सेल की बात आ जाती है, सेल में विभवांतर का प्रयोग नहीं करते बल्कि विद्युत वाहक बल का प्रयोग करते हैं। और आर का मतलब प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध। इस फार्मूले की सहायता से हम जितने भी सेल का कॉम्बिनेशन है उसमें से बहने वाली कुल धारा के लिए फार्मूला निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक चीज आप लोगों को तो क्लियर हो गया कि विद्युत धारा यदि हमें निकालना है तो कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। दो चीज आपको पहले माइंड में फिट करना है कि कुल विद्युत वाहक बल कितना है बच्चों और कुल आपका प्रतिरोध कितना है। तो दो चीजें हमें निकालना है, जिसमें हम सबसे पहले कुल विद्युत वाहक बल की बात करते हैं। कुल विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे थोड़ा समझिएगा। जब जैसे आप लोग प्रतिरोध पढ़े होंगे बच्चों कि समांतर क्रम में जुड़ा रहता है तो उसका जो आपका विभवांतर समान रहता है। ये दो निश्चित बिंदुओं के बीच में है, इसलिए उसका विभवांतर समान रहता है। इसलिए यहां पर भी यदि मैं आपसे कह दूं विद्युत वाहक बल तो वो समान होगा, यानी बिंदु ए और बी दो बिंदुओं के बीच निश्चित विभवांतर है, तो यहां पर दो बिंदुओं पर एक फिक्स विद्युत वाहक बल भी होगा। तो जैसे आपने कहा एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है, तो एन सेल का कितना होगा? सबका समान होगा। इसलिए कुल विद्युत वाहक बल ए और बी के बीच हमारा ई ही होगा। इसलिए एक चीज तो हमें मिल गया कि कुल विद्युत वाहक बल हमारा ई है। एक चीज, पहला चीज निकल कर आ गया। अब कुल प्रतिरोध के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? तो जैसा मैंने आपको पढ़ाया था कि समांतर क्रम संयोजन में टोटल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, टोटल प्रतिरोध मैं मान के चलता हूं आर डैश है, जितने भी हमारे पास प्रतिरोध हैं उनके व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ऐसे जुड़ता जाएगा बच्चों, कितने बार? एन बार। कितने बार? एन बार। तो जब आप एक एक को एन बार जोड़ोगे बच्चों तो आपका आ जाएगा एन। जैसे एक एक 10 बार जोड़ो तो वो 10 आ जाता है, इसलिए एक एक को एन बार जोड़ो तो एन आ जाएगा, तो एन बटा आर आ जाएगा। यदि मैं इससे कह दूं कि आर डैश बराबर, तो आर बटा एन हो जाएगा। ये किसका प्रतिरोध है? जितने भी हमारे समांतर क्रम में जुड़े हैं सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और बच्चों यहां पर मैं आपसे कह दूं कि बाह्य प्रतिरोध कितना है? बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। तो कुल प्रतिरोध तो आप लोग समझ गए कि सेलों का टोटल है आर प्लस आर अपान एन और बाहर का कैपिटल आर, तो ये कुल प्रतिरोध हो गया। तब धारा का मान यदि निकालना है
तो कुल विद्युत वाहक बल E और R बटा N प्लस कैपिटल R, और इसको पक्षांतर करोगे तो NE हो जाएगा बच्चों, R प्लस कैपिटल NR। ये लो, खत्म कहानी। यही हमारा धारा है, लेकिन इतना चीजें समझ में नहीं आया होगा। चलिए कोई बात नहीं है। फिलहाल अभी आपको लिखना है कि सेलों के इस क्रम संयोजन में समस्त सेलों के धन ध्रुव को एक निश्चित बिंदु ए से दूसरे बिंदु को हम बी से, मतलब दूसरे ध्रुवों को, ऋण ध्रुवों को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। ए और बी के बीच बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ देते हैं, जिसे परिपथ कहते हैं। माना एन सेल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो जुड़े बाह्य प्रतिरोध का मान जो है कैपिटल आर है, तो कुल विद्युत वाहक बल आपका कैपिटल ई होगा। मैंने आपको बताया दिया बच्चों, जिस प्रकार से समांतर क्रम में यदि प्रतिरोध जुड़े रहते हैं तो उनका कुल विभवांतर भी होता है, तो यहां पर कुल विद्युत वाहक बल ई होगा। चीजें क्लियर। अब यदि हम आपसे कहते हैं कि एन सेल जो है बच्चों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध आपका आर डैश है, स्मॉल आर डैश है। तो प्रतिरोधों का संयोजन आपने पढ़ा है, इसलिए मैं उस टॉपिक को पढ़ा दिया, एनसीईआरटी 2024 में हटा दिया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब समांतर क्रम संयोजन हो तो 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितने भी हो उनको हम जोड़ सकते हैं। क्योंकि हमने कहा यहां पर जितने भी सेल हैं तो उनका मान लीजिए कुल आंतरिक प्रतिरोध आर डैश रहा होगा, और एक का आर है, दूसरे का भी आर है, तीसरे का भी आर है, और कितने बार है तो n बार है। चूंकि एक एक को 10 बार जोड़ो तो 10 आता है, तो हमने कहा एक एक को n बार जोड़ोगे तो n आएगा, तो n बटा आर, इससे आर डैश का मान आ गया r बटा n। मैंने कौन सा गलत किया बच्चों, गलत कहा, इतना क्लियर है। तो यहां से आपका ये वैल्यू निकल कर आया 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r n बार, जब जोड़ोगे तो आपका n/r आ जाएगा, r डैश का मान आ जाएगा। अब परिपथ में बहने वाली कुल धारा के लिए फार्मूला आपने पढ़ा है कि कुल धारा I बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ये चीज तो आपने पढ़ा है कि कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध कैसे निकालोगे, कैपिटल आर का मतलब क्या है, जो बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है। आर डैश क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध टोटल, और इसको हम कैपिटल आर और आर डैश का मान रख दिए, आर डैश का मान है आर बटा एन। ठीक, ये चीज है। इसलिए बच्चों जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे कि कुल विद्युत वाहक बल कितना बच्चों ई, तो हमने कहा कुल विद्युत वाहक बल ई कर दिया, कुल प्रतिरोध कितना है तो आर प्लस आर बटा एन, तो आर प्लस आर बटा एन। फिर आप इसका एलसीएम लोगे बच्चों, तो एन का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एन ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली इसका मान कितना निकल कर आएगा, यहां पर आ जाएगा एन ई बटा ई, एन का मल्टीप्लाई आर से हो जाएगा तो एन आर प्लस आर। ठीक है, तो I बराबर हो जाएगा एन ई बटा एन आर प्लस आर, और यही समांतर क्रम में जुड़े सेलों में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक है। ठीक, ये आपका व्यंजक आ गया। लेकिन अभी यहां तक सीमित कहानी खत्म नहीं हो जाता बच्चों, अभी यहां पर दो कंडीशन लगाएंगे। दो कंडीशन का मतलब क्या है कि मान के चलता हूं कि ये हमारा समांतर क्रम संयोजन तो है, मान लीजिए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाए, कंडीशन लगाएंगे हम, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहला कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन फर्स्ट आपका, कंडीशन है आपका, स्थिति कहते हैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कि मान के चलता हूं सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाए, यानी स्मॉल आर बहुत कम हो जाए, किससे, कैपिटल एन आर से। भाई आपने एक फार्मूला पढ़ा, I बराबर एन ई अपान एन आर प्लस आर। ठीक है, मतलब हमारा आर का मान बहुत कम हो जाए, आर का मान कम हो जाए, या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो आर बटा एन का मान कम हो जाए कैपिटल आर से। ये पूरा टोटल संयोजन में टोटल प्रतिरोध था ना, इसका मान कम हो जाए तो इसकी क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे बच्चों। क्या करेंगे, उपेक्षा कर देंगे। मतलब आर का मान कम है तो इसको हम यदि हटा दें तो आपका I का मान निकल कर आएगा एन ई बटा एन आर, ई से एन से एन कट गया तो ई बटा आर। ई बटा आर क्या है, एक सेल में बहने वाली धारा है, एक सेल में बहने वाली धारा है, बहने वाली धारा है। कहने का मतलब जोड़े तो हम समांतर क्रम में हैं, लेकिन यदि आंतरिक प्रतिरोध यहां पे कम हो गया तो फिर इसको समांतर क्रम में जोड़ने का कोई मतलब नहीं है बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि भाई जो धारा मिल रहा है वो एक ही सेल के बराबर है, इसलिए तो कहते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध अधिक होना चाहिए तभी समांतर क्रम में जोड़ते हैं।
सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होना चाहिए तभी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यदि हम कह देंगे कि इसका मान कम हो जाए, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाए, तो जो धारा मिल रही है ना वो एक सेल में बहने वाली धारा है। तो भाई हम 50 सेल जोड़े हैं, क्या मतलब? कोई मतलब का नहीं है। इसलिए पहला कंडीशन में यदि स्मॉल आर का मान कम है तो स्मॉल आर हटाएंगे तो आपका एन ई बटा एन आर बचेगा और ई बटा आर जो एक सेल में बहने वाली धारा। यानी इससे निष्कर्ष निकला कि समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया है और आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम है, तो फिर संयोजन में जो धारा मिलेगी वो एक सेल में बहने वाली धारा के मान के बराबर होगी। इसके अपोजिट में कहा गया कि यदि एन आर का मान ज्यादा हो जाए, भाई अपोजिट में कहा गया कंडीशन सेकेंड ये कहा गया कि एन आर का मान ज्यादा हो जाए। तो जब एन आर का मान ज्यादा हो जाएगा, देखिएगा कंडीशन सेकेंड है कि एन आर का मान सॉरी उल्टा हो गया, एन आर का मान कम हो जाए मतलब बाहर का प्रतिरोध कम हो जाए। अभी हमने फर्स्ट में क्या कहा था, आंतरिक प्रतिरोध, और इसमें बाहर का प्रतिरोध कम हो जाए। जब बाहर का प्रतिरोध कम हो जाएगा तो आपका बचेगा एन ई बटा स्मॉल आर, मतलब एन गुणे ई बटा आर, और एन का मतलब है एन गुणे ई बटा आर, मतलब एक सेल में बहने वाली धारा, एक सेल में बहने वाली धारा। मतलब कहने का मतलब यहां पे एक निष्कर्ष निकला। अब आप लोगों के मन में डाउट हो जाएगा, यही चीज होता है, दिक्कत हो जाती है कि सर क्या क्या समझा देते हैं, समझ में नहीं आता है। पहले कंडीशन में ये कहा कि सेल मान लीजिए कई सारे आप जोड़े, इससे मतलब नहीं है हमारे पास। यदि आंतरिक प्रतिरोध ये कम हो जाएगा ना तो फिर चाहे 50 सेल जोड़ दो लेकिन धारा एक ही सेल के बराबर होगा। इसलिए भाई साहब समांतर क्रम में तभी जोड़ेंगे जब आर का मान ज्यादा हो। तो दूसरे कंडीशन बोला आर का मान ज्यादा है, यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा है, तब जो धारा है वो एक सेल के एन गुने के बराबर है। मतलब 10 सेल है तो 10 गुना मिलेगा, 15 सेल है तो 15 गुना मिलेगा, 20 सेल है तो 20 गुना मिलेगा। लेकिन कब? जब आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो। यहां पे क्या डिनोट करता है, कैपिटल आर छोटा है स्मॉल आर से, मतलब आंतरिक प्रतिरोध अधिक है और बाह्य प्रतिरोध कम है। उस स्थिति में जो धारा का मान है वो एक सेल के एन गुनी मिलती है। एन मतलब कितने सेल आपने जोड़ रखा है। 20 सेल जोड़ा है तो 20 गुना मिलेगा, 30 सेल जोड़ा है तो 30 गुना मिलेगा, 40 सेल जोड़ दिए तो 40 गुना मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं कि यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाए तो परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो एक सेल के एन गुने के बराबर होता है। और इस प्रकार से आपका थ्योरम हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी, समझ में भी आ गया होगा। रहता भी छोटा सा चीज लेकिन बच्चों आपके मन में फीड करना पड़ता है। यदि आप बेहतर रूप से तैयारी करेंगे तो ये चीज आसानी से फीड होगा और कोई डाउट भी नहीं होगी, आप अच्छे तरीके से तैयार भी कर पाएंगे। ये आपका 2 सेलों का संयोजन आता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। मिश्रित क्रम आपका कभी नहीं पूछा जाता है, आप लोग कहेंगे तो उसको भी करा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। मिश्रित क्रम के लिए बहने वाली धारा का सूत्र पूछा जाता है, उसको मैं करा दूंगा, ओके। और यदि इसका PDF नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देता हूँ 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। नोट्स लेना है तो 100 रुपीज चार्ज है, प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।